वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक चेतावनी है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अभी से ही स्किप कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो कुछ भी आप सुनेंगे उसके बाद आपको बहुत ही ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को अपने जोखिम पर देखें, क्योंकि कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ आने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद सचमुच में आपको डर का एहसास हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आदित्य स्टोरी सागा में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के रहने वाले एक शख्स मुन्ना कालू चौहान की है, जो खुद अपनी जिंदगी की एक सच्ची और खौफनाक आपबीती हमें सुनाने जा रहा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस डर की दास्तान है जिसे मुन्ना ने अपनी आंखों से देखा और अपनी रूह तक महसूस किया। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप लोग हमारी कहानियां बहुत ध्यान से और अंत तक देखते हो, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मगर एक शिकायत भी है, बहुत से लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो अभी इसी वक्त वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे जरूर पूरा करवा देंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो नीचे कमेंट में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं ये जरूर लिखें। शायद अगली कहानी में हम आपका नाम भी लें, क्या पता। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम सुनते हैं मुन्ना कालू की जुबानी एक ऐसी डरावनी रात की कहानी जो आज भी उसकी आंखों में जिंदा है। मेरा नाम मुन्ना चौहान है, लेकिन जेल में सब मुझे कालू कहते हैं। ये नाम मेरे साथ मेरे गुजरे वक्त का साया बनकर रह गया। वो दिन जब मैं पहली बार जेल की सलाखों के पीछे आया था, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। जेल का गेट जब मेरे पीछे बंद हुआ तो लगा जैसे मेरी रूह तक बंद हो गई हो। चारों तरफ दीवारें थीं, ऊपर लोहे की जाली और अंदर ठंडी हवा जो हड्डियों तक ठिठुरा देती थी। बाहर की दुनिया तो बस याद बनकर रह गई। पहली रात, अंधेरा, सन्नाटा और अजीब अजीब आवाजें, लोगों के भौंकने जैसे कुछ कदमों की आहट, डर ऐसा कि रूह कांप उठे। मैं सोच रहा था कि मैं तो जेल में आया ही गलत था, पर यह तो यहां रहने की जगह नहीं बल्कि मौत की खोपड़ी है। रात के बीच में अचानक एक ठंडी हवा चली और मैंने देखा कि कोठरी की दीवार पर कोई साया धीरे धीरे हिल रहा है। दिल तेजी से धड़कने लगा, पर डर के बावजूद मैं उस साए की तरफ बढ़ा। तभी कोई धीमी धीमी आवाज आई, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। जैसे ही मैंने उस साए की ओर कदम बढ़ाए, मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल धड़कने लगा। दीवार के उस पार से आवाजें धीरे धीरे साफ होने लगीं। मदद करो, यहां फंसा हूं। मैंने अपनी झोंपड़ी के अंदर हाथ में रखा पत्थर उठाया, पर दिल ये सोचकर डरा कि मैं क्या कर रहा हूं। आखिर क्या होगा अगर ये कोई भूत है या फिर कोई कैदी जो मर चुका है। अगले ही पल एक बूढ़ा कैदी मेरे पास आया। उसका नाम था हरिप्रसाद। उसने धीरे से कहा, कालू, ये जेल किसी जेल से ज्यादा कब्रिस्तान है। ये आवाजें उन्हीं की हैं जिनकी मौत यहां हुई, लेकिन उनकी आत्मा आज भी इस कैद में फंसी है। उस बूढ़े की बात सुनकर मेरी हिम्मत और डर दोनों बढ़ गए, पर यह डर था या जिज्ञासा, मैं खुद भी समझ नहीं पाया। हरिप्रसाद ने मुझे जेल की पुरानी कहानियां सुनाई, कैसे यहां निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है, कैसे कुछ कैदियों की मौतें रहस्यमय रूप से होती हैं और कैसे उनकी आत्माएं कभी चैन से नहीं रहती। हरिप्रसाद की बातें मेरी सोच में कई सवाल छोड़ गई थीं। क्या सच में यहां कोई आत्मा है? क्या जो मौतें हुईं वे असामान्य थीं? मैं खुद को यह सब देखकर रोक नहीं पाया। एक रात जब जेल में सारा सन्नाटा छाया हुआ था, मैंने हिम्मत जुटाकर उस पुराने बंद पड़े हिस्से की ओर कदम बढ़ाए जहां से आवाजें आती थीं। मेरे कदमों की आहट पटरियों की तरह दीवारों में गूंज रही थी। जैसे ही मैं कोने में पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का झोंका लगा और एक धुंधला सा साया मेरे सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का अजीब सा मिश्रण था। मैं जैसे जम सा गया। उस आत्मा ने धीरे से कहा, मैं राकेश था। मुझे गलत आरोपों में फांसी दे दी गई। मेरी मौत का बदला लेने के लिए मैं यहां हूं। मैंने अपने आप से कहा, मुन्ना, यह सच में कुछ भयानक है, पर मैं भाग नहीं सकता। राकेश की आत्मा ने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसे बेवजह फांसी पर लटका दिया गया,
कैसे जेल के अंदर कई लोग उसकी मौत के पीछे थे। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि मेरे सीने में भारीपन होने लगा। मुन्ना, उसने कहा, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मुझे न्याय दिलाओ, तब जाकर मैं चैन से सो पाऊंगा। मैंने ठाना कि चाहे जो भी हो, इस रहस्यमय आत्मा की मदद करूंगा। पर जेल में ऐसा कोई भी नहीं था जिस पर मैं भरोसा कर पाता। हर तरफ खतरा था। जेल की दीवारें भी मेरी दुश्मन लगने लगी थीं। फिर मैंने अपने पुराने जानकार टॉप कंडक्टर अजय से बात की, जो जेल में कुछ खास था। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और बोला, कालू, ये जेल सिर्फ लोहे की सलाखों तक सीमित नहीं, यहाँ की साजिशें और भी गहरी हैं। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सतर्क रहना होगा। उस रात से मेरी जिंदगी एक खौफनाक जंग बन गई, जहां न केवल मेरे हाथ बंद थे, बल्कि मेरी रूह भी दहशत में थी। अजय की बातें मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। जेल के अंदर साजिशें, छुपे हुए राज और एक निर्दोष आत्मा की आवाज जिसे न्याय की तलाश थी। अब मैं सिर्फ अपनी जान की नहीं, बल्कि राकेश की आत्मा की भी सुरक्षा करना चाहता था। एक दिन मुझे पता चला कि जेल के सबसे ताकतवर बंदी बबलू मामा ही उस साजिश के मास्टरमाइंड हैं। बबलू मामा का कद जेल में इतना बड़ा था कि हर कोई उससे डरता था और उसकी पहुंच हर जगह थी। मैंने अजय के साथ मिलकर एक योजना बनाई। हमें जेल के अंदर छुपे दस्तावेजों को ढूंढना था जो राकेश की निर्दोषी साबित कर सकते थे। पर यह काम आसान नहीं था। बबलू मामा के गुर्गे हर तरफ थे और जेल की निगरानी भी कड़ी। रात की काली चादर में मैंने और अजय ने चुपके से उस ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए जहां सारा कागजी खेल चलता था। दिल धड़क रहा था, पर एक आवाज ने मेरा हौसला बढ़ाया, राकेश की आत्मा जो मेरे साथ थी। मुन्ना, जल्दी करो, यही तुम्हारी आखिरी मौका है। अजय के साथ मैंने ऑफिस का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर गहरे अंधेरे में फाइलों की ऊंची टोकरी थी। हर कदम पर मेरा दिल एक ड्रम की तरह तेजी से बज रहा था। मैंने तेजी से फाइलों को खोजना शुरू किया और आखिरकार मुझे वो कागज मिला जिसमें राकेश की फांसी के खिलाफ सबूत छुपे थे। जैसे ही मैंने दस्तावेज उठाया, अचानक पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। बबलू मामा के गुर्गे हमें पकड़ने के लिए आ रहे थे। हम दोनों ने दौड़ लगाई, पर जेल के गलियारों में हर तरफ आवाजें गूंजने लगीं। बहरहाल हम बच निकले, लेकिन इस घटना के बाद बबलू मामा ने मुझे अपनी गालियों और धमकियों से घेर लिया। पर मैं हार नहीं मानता था। राकेश की आत्मा भी अब मेरी हिम्मत बन गई थी। जैसे जैसे बबलू मामा की धमकियां बढ़ती गईं, मेरी भी हिम्मत कम नहीं हुई। मैं जानता था कि इस लड़ाई में हार नहीं माननी है, क्योंकि राकेश की आत्मा मेरी पीठ पर बैठी थी, मुझे जीतने की ताकत दे रही थी। एक रात बबलू मामा ने मेरे खिलाफ जेल के अधिकारियों को झूठे आरोप लगा दिए। मुझे सजा सुनाने के लिए जेल प्रशासन ने अलग से कड़ा प्रावधान लागू कर दिया। मुझे एक अंधेरे कोठरे में बंद कर दिया गया, जहां से निकलना नामुमकिन सा था। पर यहां भी राकेश ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसकी आत्मा मुझसे बातें करती, मुझे हिम्मत देती। उस अंधेरे कोठरे में मैं अकेला नहीं था। धीरे धीरे मैं उन दस्तावेजों के जरिए जेल के अंदर छुपी सच्चाई बाहर लाने की योजना बनाने लगा। पर यह लड़ाई बस जेल प्रशासन से नहीं, बल्कि खुद जेल की आत्माओं और डर से भी थी। अंधेरे कोठरे की दीवारों में लगी नमी और ठंडी हवा के बीच मैं बैठा सोच रहा था कि कैसे इस जेल के भंवर से निकलूं। लेकिन राकेश की आत्मा ने मुझे एक नई हिम्मत दी थी। फाइलों में छुपी सच्चाई को उजागर करने का एक तरीका निकला। जेल के बाहर एक पत्रकार था जो न्याय के लिए लड़ता था। मैंने अपनी सीमित आवाज से उसे खत लिखा, उस जेल के काले सच के बारे में। कुछ हफ्तों बाद पत्रकार की खबरें अखबारों और टीवी पर आने लगीं। जनता ने सवाल उठाए और जेल के भ्रष्टाचार पर जांच शुरू हो गई। बबलू मामा और जेल प्रशासन के कई बड़े अधिकारी फंसे, और जो सबसे बड़ी बात थी, राकेश की निर्दोषी साबित हो गई। जेल के अंदर से निकल रही मेरी आवाज ने बाहर तक अपनी पहुंच बना ली। पत्रकारों की लगातार खबरों और दबाव के कारण जेल प्रशासन को मजबूर होकर राकेश की फांसी की सजा को गलत ठहराना पड़ा। एक दिन जब जेल के दरवाजे खुले, मुझे बाहर खड़ा पाया, आजाद। मेरी रिहाई की खबर सुनकर जेल में कई कैदी भी खुशी से झूम उठे।
लेकिन मेरा दिल सबसे ज्यादा उस आत्मा के लिए धड़क रहा था जिसने मुझे सहारा दिया था। राकेश की आत्मा ने मुझे आखिरी बार देखा और मुस्कुराई। उसकी पीड़ा खत्म हो चुकी थी। धन्यवाद मुन्ना, अब मैं चैन से सो पाऊंगा। जेल की वो खौफनाक शामें अब यादों में बदल गई थीं। मुन्ना कालू अब सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक कहानी था। एक ऐसी कहानी जो सच्चाई और न्याय की जीत का प्रतीक बन गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।